नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। आज जैसा कि एक विशेष दिन है क्योंकि सभी की नज़रें इस तरफ टिकी हुई हैं, सब लगातार वो कार्रवाई देख रहे हैं जो कि लोकसभा में चल रही है। विषय ये है कि यहाँ पर एक वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया है, जिसे कि नाम दिया गया है उम्मीद। उम्मीद मतलब समझिए, ये एब्रीविएशन है। उम्मीद कहा गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। उम्मीद इसे नाम दिया गया है और इस बिल पर अभी चर्चा हो रही है। चर्चा के बाद जैसा कि स्पष्ट है, लगातार ये खबरें आ रही हैं, ऐसे बयान आ रहे हैं कि जो एनडीए अलायंस है ये इसके विरोध में है और बहुत से ऐसे दल हैं जो इसके विरोध में हैं। वहीं एनडीए जो है, गठबंधन है, उसके जो साथी हैं समर्थन में है। लेकिन कुछ विषयों पर हम देख रहे थे कि कुछ ऐसे बयान भी आ रहे थे कि मुसलमानों के हित में होने चाहिए। जो सहयोगी थे वो भी ऐसा कुछ कह रहे थे, कहते सुने जा रहे थे। लेकिन अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से और भी दलों की ओर से व्हिप जारी कर दिया गया है और जब भी पूरी चर्चा होगी, चर्चा के बाद, मंथन के बाद इस पर क्या राय बनती है, वोटिंग होती है, निश्चित रूप से लगता है कि वोटिंग होगी और उसके बाद ये सब कुछ तय हो पाएगा। लेकिन इस संशोधन को लेकर, इस विषय को लेकर जो केंद्र सरकार लेकर आई है, क्यों हंगामा मचा है, इस पर हम बात करेंगे। किस बात की आशंका है और किस बात की उम्मीद है, हम दोनों बातें करेंगे। देखिए, मैं इस विषय पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो मेरे साथ अतिथि जुड़ रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा उनकी क्या राय है, वो क्या समझते हैं। चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। दोपहर 12 बजे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने यह बिल पेश किया। इसका मकसद 1995 में वक्फ अधिनियम में कुछ बदलाव करना है। इसका मकसद 1995 के वक्फ अधिनियम में कुछ बदलाव करना है। बिल पेश करने के बाद किरण रिजिजू ने करीब 1 घंटे तक सदन में अपनी बात रखी, जिसके बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा में सत्ता पक्ष की ओर से रविशंकर प्रसाद, जबकि विपक्ष की ओर से गौरव गोगोई, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने अपने विचार रखे। सरकार और उसके सहयोगी दल इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन ने इसका विरोध किया है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने इस बिल का समर्थन किया है। टीडीपी सांसद कृष्णा प्रसाद त्रिनेट्टी ने कहा, वक्फ के पास 1.2 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस संपत्ति का मुसलमानों, खासकर महिलाओं के कल्याण के लिए बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। टीडीपी ने इससे पहले भी इस मुद्दे पर जेपीसी की मांग की थी और सरकार ने बिल में 14 बदलाव किए हैं, जिनमें से टीडीपी के 3 सुझाव भी शामिल किए गए हैं। जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा है कि कुछ लोग गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने साफ किया कि वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि यह ट्रस्ट है जो मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करता है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जहां सरकार इसे सुधारात्मक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे तुष्टीकरण से जोड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक टेबल हो गया है, जो बहुत स्वागत योग्य है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस बिल के समर्थन में कहा है कि विपक्ष तुष्टीकरण की नीति के कारण इसका विरोध कर रहा है। वक्फ बोर्ड में लाखों मुस्लिम भाइयों के केस लंबित हैं, इस संशोधन से उन्हें फायदा मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने देश भर में वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। इस ताकत से मुक्ति के लिए यह बिल लाया गया है। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है, खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। जी, वक्फ बिल टेबल हो गया है, पास भी होगा, उसकी चर्चा मैंने सुनी है। और इसमें जो हमारे किरण रिजिजू जी ने जब आज वो बिल रखा था, उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ बहुत बड़े बड़े विषयों का खुलासा किया कि ये बिल जो है ये पूरी दुनिया में इससे बड़ी संपत्तिवान कोई संस्था नहीं है जितना भारत का वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी वो सारे प्रावधान बन रहे हैं। ये बहुत स्वागत योग्य है। देखिए, विपक्ष विरोध कर रहा है तुष्टीकरण की नीति के कारण। मैं बहुत साफ बता दूं कि वक्फ बोर्ड के अंदर
लाखों मुस्लिम भाइयों के ही केस पेंडिंग है। ये वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है उससे फायदा ज्यादा मुस्लिम भाइयों को, क्योंकि कुछ एक काकस पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड पे कब्जा करके बैठा है। उस काकस से मुक्ति कराने का ये पूरा की पूरा संशोधन बिल है और मैं समझता हूँ इससे सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो मुस्लिम समाज को। इस बात पर कई मुस्लिम समाज के लोगों ने जश्न भी मनाया है कि ये बिल आना चाहिए। देखिए, जो समझदार हैं, जो समझ रहे हैं, जो मान रहे हैं इस बात को कि ये हमारे लिए हितकारी है, वो तो जश्न मना रहे हैं, उन्होंने समर्थन भी किया। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं या जानबूझकर जो सोया हुआ है उसको तो जगा सकते हैं, पर जो सोने का नाटक करता है उसको आप नहीं जगा सकते। माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहाँ पर, जो हमारे साथी हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। इस बिल को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। सरकार का दावा है कि यह बिल मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक नजरिए से देख रहा है। अब देखना होगा कि संसद में यह बिल पारित होता है या नहीं। क्या इसका असली असर मुस्लिम समाज पर पड़ेगा? चलिए, तो ठीक है, आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन अब विस्तार से चर्चा पर आते हैं। चलिए, मैं सीधे चर्चा पर आ जाता हूं। सबसे पहले परिचय करवा दूं मेरे मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर रज़ा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तौकीर जी, स्वागत है आपका। सलीम रिजवी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सलीम जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ सलीम राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं राज्य वक्फ बोर्ड के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सलीम राज जी। शुरुआत मैं आपसे ही कर लेता हूं तौकीर रज़ा जी, क्योंकि ये संशोधन बिल लाया जा रहा है, लेकिन एनडीए अलायंस जैसा डर दिखा रही है, पूरी कम्युनिटी को डर दिखा रही है, कह रही है कि अगर ये बिल आ गया तो समझिए कि पता नहीं क्या होने वाला है। दूसरी और भी कुछ बातें कही जा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए, मैं इसमें कुछ कम बोलूँगा, आप विद्वानों से ही मैं समझना चाहूँगा। तौकीर जी, ये बिल है क्या और इसमें सब कुछ अच्छा है तो विरोध क्यों? तौकीर जी। जी, आप सभी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, देखिए, ऐसा है कि अभी जो बिल का विरोध हो रहा है, मैं पहले बिल के विरोध से ही आ जाता हूं। तो बिल का विरोध वही कर रहे हैं जो इसके जो अतिक्रमणकारी है उनको संरक्षण देते रहे। अब आजादी के बाद से, जब से वक्फ बोर्ड, तो ऐसे वक्फ की संपत्ति तो उसके पहले से थी और वक्फ की संपत्ति कागजी पहले से रहे हैं। और वक्फ बोर्ड जब बना उसके बाद से संशोधन जो है, अमेंडमेंट जो है, कांग्रेस की सरकारों ने 1995 तक किया, आखिरी अमेंडमेंट। लेकिन उसके बाद से अभी उसके बाद पर अमेंडमेंट जो हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अमेंडमेंट किया तो कुछ नहीं होता, कोई विरोध नहीं है। हम अमेंडमेंट करते हैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखकर विरोध करने की जो रीति परिणति इनकी रही है, इसके कारण से इनका विरोध करते हैं। आप अतिक्रमण करते हैं, आपके लोग अतिक्रमण करते हैं, आप उनको संरक्षण देते हैं। और ऐसे संरक्षण देने के कारण आज स्थिति है कि वह जो संपत्तियों में जो कब्जा करके रखते हैं, महंगी करोड़ों की अरबों की संपत्तियां हैं जो वहां पर लोग कब्जा करके बैठे हैं। उस पर कई केस चल रहे हैं, केस पे केस चलते जाते हैं। तो संपत्तियां ये कब्जा कैसे होता होगा तौकीर जी? ये कब्जा कैसे होता होगा? क्योंकि ये वक्फ को दी जाती है, जो दान दी जाती है, वक्फ की जाती है, बाकायदा ट्रस्ट होता है, मुतल्ली होते हैं, इसकी देख रेख करते हैं। तो इसमें ये कब्जा कैसे होता है, ये हेर फेर कैसे होता है, आप जो बता रहे हैं? कब्जा तो कई सौ वर्षों से उसमें जो किराएदार बैठे हुए हैं वो उसमें कब्जा करके बैठ गए हैं। वो आज 1-2 वर्षों की बात नहीं, कुछ आजादी के पहले से भी और कुछ आजादी के बाद से भी उसमें कब्जा करके बैठे, वो खाली करने को तैयार नहीं है। उसी की मॉनिटरिंग का काम जो है वक्फ बोर्ड करता है। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष भी बैठे हैं डॉक्टर सलीम राज जी, वो भी आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। लेकिन जो सच्चाई है, और पूर्व अध्यक्ष में बैठे सलाम रिजवी साहब वो भी बताएंगे। लेकिन मैं आपको इसके आगे की जो चीजें क्लियर कर दूं। देखिए, जो ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है उससे फायदा क्या होगा, अल्पसंख्यकों को, उस पर
लाना जरूरी जी। है, उस पर प्रकाश डालना जरूरी जी। है। अगर ये आज आप देखें तो वक्त की पूरी भारत सरकार में अगर वक्त की संपत्ति से जो आवक होती है, यही जो वक्फ बोर्ड लेता है, जो उनसे किराया वसूलता है या जो चीजें वसूलता है, तो उसपे जो आवक होती है वो लगभग 162 करोड़ मात्र हो रही है। जबकि हमारी मोदी जी ये चाहते हैं कि आज आने वाले समय में अगर ये संपत्तियों से जो अतिक्रमणकारी हट जाएं और वो संपत्ति सही ढंग से फ्री होकर सही हाथों में पहुंच जाए, तो वहां पर स्कूल या शैक्षणिक संस्थाएं या आपके अस्पताल डाले जाएंगे और जो उससे आवक होगी, उस आवक से लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा की आवक होगी, जिसकी आवक से आप जो है जो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास कर सकेंगे। इसके लिए यह बिल सबसे बड़ा महत्व रखता है और उसके कारण से कलेक्टर को भी, जो डीएम को भी एक पावर दिया गया है, क्योंकि देखिए राजस्व का अधिकार सबसे ज्यादा कोई समझता है तो वो कलेक्टर ही हो समझता है, क्योंकि अपने राजस्व को देखने का अधिकार उसी के पास है, तो उसको देखने के कारण उस चीज को समझता है। और ये संपत्तियां जितनी कागजों के रूप में अगर इकट्ठा की जाए, डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, डॉक्यूमेंट्स भी कई वक्फ बोर्ड में, कई राज्यों में आज भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, या डॉक्यूमेंट एकत्रित सही ढंग से डॉक्यूमेंट जो है सुरक्षित नहीं है, उसको भी डिजिटल करने का काम जो है सरकार, केंद्र सरकार माननीय मोदी जी कर रहे हैं। ये भी अपने आप में उपलब्धि इनको मानना पड़ेगा। उसके पहले धारा 1995 की धारा 9 और धारा 14 के तहत एक जो है इसमें दिया जाता था कि महिलाओं को भी देंगे करके, लेकिन कभी किसी भी राज्यों में नहीं दिया गया, न उसको कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन आज माननीय मोदी जी के कारण धारा उसी के तहत आज 2 महिला सदस्यों को भी जो है बोर्ड में नियुक्ति की एक शुरुआत हो रही है। इसकी भी एक पहल हो रही है। इसके कारण महिला सशक्तिकरण को जो बढ़ाने का बात कर रहे हैं माननीय मोदी जी, वो कर रहे हैं। तो देखिए मोदी जी का जो नारा है कि हम सब साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, तो वही काम कर रहे हैं। और एक जो है नजीर पेश करने की कोशिश करें कि आपका विकास होगा। हम झूठा नारा नहीं लगाते कि आपका विकास करेंगे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन आज तक गरीबी नहीं हटी। विकास करेंगे, आज तक विकास इनके राज्यों में कहीं नहीं हुआ, और मोदी जी ने मात्र 11 वर्षों में पूरे देश में जो विकास। ठीक है तौकीर जी, मैं सलाम रिजवी जी, पूर्व अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के, सलाम रिजवी जी, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। सलाम जी, थोड़ा बताइएगा, आपने सुना कि तौकीर जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने बता रहे हैं कि अगर रिफॉर्म होता है तो कितने 162 करोड़ की अभी कुल मिलाकर आवक होती है। वो कहते हैं कि अगर ये सब कुछ सुधरता है, रिफॉर्म होता है, संशोधन स्वीकार होता है, तो ये 1200 करोड़ हो जाएगा, बल्कि उससे ज़्यादा हो जाएगा। मैनेजमेंट की बहुत बात होती है कि वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। वर्षों से लोग डटे हुए हैं और देखते हैं कि वो 40, 50, 60, 120, 200 रुपये ही किराए दे रहे हैं, जबकि वो प्राइम लोकेशन की सारी संपत्तियाँ, मतलब ऐसे बहुत से विषय हैं और भी प्रबंधन के विषय हैं। समस्या क्या है सलाम जी? संशोधन अगर आता है, समस्या क्या है? देखिए, संशोधन तो समय समय पर होते रहे हैं। सन 1954 में वक्फ बोर्ड बना, उसके बाद में 62, फिर उसके बाद में 1995 में एक बड़ा संशोधन हुआ, फिर 2013 में संशोधन हुए। उसके बाद में बीच में गाइडलाइन जारी होते रही, लेकिन अब उसके बाद में अभी जो संशोधन आ रहा है, सबसे पहली बात तो मेरी अपनी आपत्ति है कि अगर लोकसभा में कोई संशोधन बिल पहले पेश किया गया था तो संसद में इसका विरोध हुआ। उसके बाद जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग उठी, वो बना भी दी गई, सरकार ने उसको जेपीसी की मांग उनकी पूरी करी, बना भी दी गई। उसमें कुछ सभी दलों के सदस्यों को रखा गया और उसकी बैठकें निरंतर होती रही। बैठक होने के बाद में सत्ता पक्ष की तरफ से 14 प्रावधान रखे गए हैं उसमें जो संशोधन के लिए, और विपक्षी दलों ने मात्र 5 संशोधन के प्रस्ताव रखे थे। सरकार ने 14 के 14 मांगे जो सत्ता पक्ष की थी उसको मान ली। 5 मांगे जो थी प्रस्तावित थी उसको उन्होंने किनारे कर दिया, उस चीज को नहीं माना। उसके बाद में जब ये दोबारा आता हूं तौकीर जी, जब ये दोबारा क्या बोलते सत्ता में जब ये आया तो बिल की प्रति भी देने में इन्होंने देरी की। जबकि होता ही है कि सांसदों को पहले से प्रति मिल जाती है, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें पढ़ते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस पे बहस करनी, किस में करना, तभी तो कोई चीज़ें पास होती है। आप किसी को पढ़ने का मौका ही नहीं देंगे और उसको बिल को आप बोलेंगे ये बिल और इसको पास करना है, तो ठीक है, आपकी अगर सत्ता है, आपकी मेजॉरिटी, तो आप सारी सब चीज़ें करा लोगे। लेकिन न्याय प्रक्रिया तो ये बोलती है कि काम समय पे होने चाहिए, तभी न्याय सबको मिलना चाहिए। तो यहाँ तक के तो ये बात हुई। अब मैं आपको ये बता दूं कि एक चर्चा में लोग वक्फ बोर्ड को ला दिया गया है, उसकी एक गलत
नेगेटिविटी बना दी गई कि वक्फ बोर्ड में जहाँ पर हाथ रख दो, मुसलमान जहाँ हाथ रखता है वो वक्फ की संपत्ति हो जाती है। किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी जाती है करके। ये बात काफ़ी आ रही है, ये बात बहुत आ रही है और ये जानबूझ करके मीडिया में लाई गई, फैलाई गई। बट नेचर के दूसरे लोग और भी समाज के लोग इसको तो दादागिरी बोलेंगे कि वक्फ के किसी भी ज़मीन को वक्फ की बता दी थी करके। मैं पहले उसको क्लियर करना चाहूँगा। जो पहले से कानून बने हुए हैं, जी जी, इस कानून में यह प्रावधान है कि यदि कोई संपत्ति वक्फ होती है जी, तो उसकी 3 कॉपी बनेगी। जी हाँ, एक कलेक्टर के पास जाएगी, कलेक्टर, दूसरी जाएगी वक्फ बोर्ड के पास, तीसरी जो संबंधित मस्जिद कमेटी जो होती है उनके मुतल्लिक़ के पास जाती है। और यह वक्फ एक्ट में, वक्फ एक्ट की धारा 4 में साफ प्रावधान है जी, कि वक्फ की संपत्तियों का हर 10 साल में सर्वे होगा। ये लोकसभा से पारित कानून है। ऐसा नहीं कि कोई भी संपत्ति को आपने वक्फ बोल दिया और वक्फ हो गई। हर 10 साल में वक्फ सर्वे होगा। नहीं, अगर एक बात बताइए, क्योंकि आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, वो कलेक्टर के पास प्रति जाती है, उस पे जाती है, तो क्या कलेक्टर उसकी सुनवाई कर सकता है कि नहीं भाई अगर ये वक्त जो हुआ है नियम के अनुसार नहीं हुआ, कर सकता है? क्या कलेक्टर के पास अधिकार है? मैं उसी चीज में आ रहा हूँ कि यदि कोई संपत्ति वक्फ की गई, कलेक्टर के पास जो कॉपी जाती है वो एसडीएम के पास भेजते हैं। एसडीएम उसकी कॉपी का एग्जामिनेशन कराते हैं ड्यू टू तहसीलदार आरआई पटवारी। यदि वो जमीन जिसने वक्फ किया उसकी है तो वो आगे कार्रवाई के लिए फिर वापिस कलेक्टर के पास में आके वक्फ सर्वे कमिश्नर के पास जाती है। वक्फ सर्वे कमिश्नर जो होता है वो वक्फ सर्वे कमिश्नर उसको राज्य शासन को देता है, राज्य शासन जो उसका नोटिफिकेशन कराती है, तब कहीं वो वक्फ संपत्ति कहलाती है। उसके एक तो ये हो गया। वक्फ बोर्ड के पास जो कॉपी आती है, वक्फ बोर्ड भी उन सारी कॉपियों का संकलन करता है। जब 10 साल में सर्वे शुरू होता है तो वो पूरी जितनी वक्फ संपत्ति इन 10 सालों में वक्फ की गई रहती है, वो संपत्ति वक्फ सर्वे कमिश्नर उसका अपने स्तर पे वो सर्वे कराता है। वो भी सर्वे जो होता है कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, आरआई पटवारी के माध्यम से सर्वे होता है। यदि वो वक्फ करने वाले ने वो जमीन वक्फ करी है तो वो वास्तविक उसकी जमीन है कि किसी और की जमीन पे कब्जा करके वक्फ कर दिया, तो इतने लोग कहीं भी कहीं गलत टिप्पणी, गलत चीजें नहीं लिख सकते। जो पटवारी रिकॉर्ड में जो चीज होगा वही आगे बढ़ेगा। तो ये विरोध किस बात का है बताइए ना? यही तो आपने तो बता दिया ये सब होता है। तो वकील जी ने बताया कि ये भैया इसमें अच्छी बातें हैं, मतलब विरोध किस बात का है वो 2-3 पॉइंट बता दीजिए। मैं जो पहले गलतफहमी जो फैलाई गई है मैं पहले उसका समाधान कर रहा हूँ, उस चीज को बता रहा हूँ कि वक्फ संपत्ति किसी की भी ईडन गार्डन को हमारे बोलने से नहीं हो जाएगी, कोई सैनिक अड्डे को हमारा बोलने से नहीं होगा। ये जो भ्रांतियां फैलाई गई है, इस भ्रांतियां का पहले वैसे सर सलाम जी, ये 2-3 विषय आ रहे थे। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली गांव है, बेंगलुरु का ईदगाह मैदान मामला है, सूरत का नगर निगम का वो कार्यालय है, ये सब बातें होती हैं। द्वारका बेट का द्वीप है, शिव शक्ति सोसाइटी सूरत का एक विषय है, कुछ आते हैं ये सब मामले। देखिए आप बता दीजिए कि इसमें क्या ये जो जमीन दलाल जो हैं, बिल्डर्स जो हैं, ये किसी जमीन का सौदा नहीं होता है तो इनके सामने एक मामला आता है कि ये सीधा उस संपत्ति को, बिल्डर्स हो किसी भी समाज का हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी होते हैं, सारे होते हैं। बिल्डरों के पास में ये तरीका रहता है कि या तो वक्फ की बता देते हैं या किसी मंदिर ट्रस्ट की बता देते हैं। अच्छा। मंदिर ट्रस्ट की बताएंगे तो मंदिर वाले झूम जाएंगे, वक्फ बोर्ड की बता देंगे तो वक्फ में उतना छानबीन होती नहीं, अब बोल दिया और कौन समझ रहा है कौन जान रहा है। तो ये बिल्डरों के अपने खेल होते हैं, जमीन दलालों के खेल होते हैं, भूमाफियाओं के खेल होते हैं। किसी भी जमीन को आपने वक्फ की बता दिया और बताने के बाद में उसको डिस्प्यूट पैदा कर दिया। जो जमीन 10 लाख रुपए एकड़ थी उसको लाख रुपए एकड़ में सौदा कर लिया, लेकिन बदनाम वक्फ बोर्ड हो रहा है। नहीं तो यही तो संशोधन कर रहे हैं ना, इसमें तो संशोधन कर रहे हैं। ये संशोधन में ये चीजें नहीं आ रही है। अच्छा, इस संशोधन में आपको ये बता रहा हूं मैं कि जो चीजें हैं, वक्फ सर्वे कमिश्नर जो है, आपसे बताया मैंने कि वक्फ संपत्ति का वक्फ सर्वे कमिश्नर सर्वे कराने के बाद में पूरी जब उसकी पूरी सर्वे रिपोर्ट आती है तब वो राज्य शासन को देता है, उसके बाद नोटिफिकेशन होता है। अब ये जो संसदों में वक्फ सर्वे कमिश्नर के अधिकार को समाप्त करके कलेक्टर को देंगे। कलेक्टर देखिए फ्रेशर अधिकारी होता है, आईएएस बनने के बाद में उसको एक आध कहीं पर एडिशनल कलेक्टर एसडीएम बना दिया जाता है, उसके बाद में उसको कलेक्टर की पहली उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है। आईएएस होता है सर, आईएएस होता है, लेकिन सीनियर आईएएस को आप अधिकार छीन के जूनियर आईएएस को दे रहे, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? आप एक सीनियर आईएएस जो होता है। ठीक है तौकीर जी, आप कुछ कह लीजिए, कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से आप कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सलीम राज जी के पास जाऊंगा। जी संक्षेप में कहिएगा। सलाम जी की बात पे बड़ी अजीब लगती है कि आप एक तरफ
समर्थन कर रहे हैं कि मतलब बहुत सारी चीजें विरोध कर रहे हैं बहुत सारी चीजों का, लेकिन आप एक तरफ बता रहे हैं कि सर्वे कमिश्नर ठीक काम करता है। सर्वे कमिश्नर कौन होता है? वही कलेक्टर के पास से जाने के बाद कलेक्टर उसको एसडीएम को भेजता है, वो तहसीलदार के थ्रू वो सर्वे कमिश्नर के रूप में सर्वे होता है। अरे साहब वही तो बता रहे हैं कि वो आखिर कलेक्टर के पास ही तो मामला था, तो डायरेक्ट कमिश्नर कलेक्टर की एंट्री अगर हो रही है और एक आईएएस लेवल की अगर लेवल की एंट्री डायरेक्ट हो रही तो उसमें कोई बुराई क्या है? जितने अच्छे ढंग से वो कार्य करेगा और सुदृढ़ तरीके से जब कार्य होगा तो विकास की जो गंगा बहेगी वो अपने वक्फ बोर्ड में बहेगी, अपने समाज में बहेगी और उसका विकास भी होगा। और जो इस प्रकार से 20 रुपए 30 रुपए आज किसको बोलते किराया साहब? आज के जमाने कहां मिलता है 20 रुपए 30 रुपए किराया कमरा मकान? बड़े बड़े मकानों में 40 रुपए 50 रुपए 150 रुपए किराया। कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से किराया देने को तैयार नहीं है, ऐसे कब्जे करके बैठे हैं। ये कब्जेदारियों को हटाना है भैया। हम बनाएंगे नया बिल्डिंग बनाएंगे नए सिरे से देंगे, लेकिन हमारे गाइडलाइन होगा कि इतने महीने का एग्रीमेंट होगा और सिस्टम से होगा। सलीम राजी आपने दोनों सुना, दोनों जो कहिए कि तौकीर रजा जी को भी सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपने सलाम रिजवी साहब को भी सुना, कांग्रेस के भी नेता हैं और साथ में पूर्व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। दोनों की बात आपने सुनी। मैं सवाल नहीं करूंगा, संशोधन जो हो रहा है इसके पक्ष में कौन सी बातें जाती हैं और विरोध क्यों हो रहा है, ये दोनों आप समझते होंगे। विरोध होने का कोई कारण है क्या कि इसमें ये विषय अगर हटा दिया जाए तो विरोध नहीं होगा? संजय जी की बहुत क्लियर बात है कि जी कांग्रेस जो है जी उसको विरोध करना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं तो विरोध करना है। इसके पूर्व इन्होंने 45 टाइम्स संशोधन किया तो कोई विरोध नहीं किए। अब जब समाज के हित के लिए एक वक्फ संशोधन बिल पास हो रहा है तो कांग्रेस क्या तकलीफ हो रही है? और तकलीफ भी हो रही तो कौन सब्जेक्ट में हो रही है? आपको वक्फ एक्ट पूरा संशोधन में कितने पॉइंट हुए वो बताने को तैयार नहीं है। बस खराब है तो क्या चीज खराब है आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं वही पूछ रहा था। जी और नया वक्फ संशोधन बिल आ जाएगा। आज भी वक्फ बोर्ड ने एक भी हॉस्पिटल बनाया क्या? नहीं बनाया। एक भी धर्मशाला बनाया है क्या? नहीं बनाया। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। सिर्फ वक्फ बोर्ड भू माफिया और बिल्डरों के बीच में रह के और कुछ हमारे समाज के माफिया ने जमीनों में कब्जा कर जो लुटेरे लोग थे, तो ये मोदी जी की सरकार और लुटेरों से लूट कर जो लुटेरे हैं उनसे लूटी हुई जमीन हमारी समाज के उत्थान के लिए दी जा रही है। तो कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है? हमारे तौकीर राजा जी ने बोले, सलाम रिजवी जी बोले, जो कानून अच्छा है उसका स्वागत करना चाहिए और समाज हित में भारतीय जनता पार्टी आ रही तो आपको विरोध करना, ये कोई विरोध नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, ये सब समझने की कोशिश कर रहा था। जो भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसमें पूरा एक व्याख्यान पूरा दिया हुआ था, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारी बातें हैं उसमें, कहा गया था बहुत से इस्लामिक देश हैं जहां की वक्फ की व्यवस्था ही नहीं है। इसमें तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इराक और भी बहुत से देश हैं जहां पर कि नहीं है ऐसी व्यवस्था। भारत में अकूत संपदा है वक्फ विकास, और कहा जाता है कि पूरी अगर संपदा जोड़ी जाए तो करीब 1.2 या 8 लाख करोड़ इतनी संपदा है, इतने की। तो एक बात बताइएगा, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं ईमानदारी से, बताइएगा सलाम रिजवी जी, क्या इसका ये जो इतनी मतलब अकूत संपदा चाहें तो इससे आप क्या ना कर लें, मतलब आप समझिएगा कि रेलवे मंत्रालय और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा लैंड आपके पास है। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा लैंड आपके पास है। क्या इसका प्रॉपर सही इस्तेमाल हो पा रहा है, सही यूज़ हो पा रहा है? कम्युनिटी के लिए ही करिए, सही हो पा रहा है क्या? ऐसा है, पड़ोसी के बच्चों को भी आप हमारे परिवार में मिला दो और बोल दिए ये हमारा परिवार है। अच्छा, जैसे जैसे वक्फ की संपत्ति है जी, वक्फ की संपत्ति में पुरातत्व विभाग के पास से बहुत सी संपत्तियां हैं जो मुगलों ने यहाँ संपत्ति छोड़ के गई थी जी, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया। ये ऐसी संपत्तियां जो देश में वाकई कीमती संपत्ति हैं, अरबों रुपए की ये संपत्तियां हैं, उसको आप वक्त में मिला दो, बोल दो 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा संपत्ति है। अगर भाई साहब अगर कहीं वक्फ के पास इतनी संपत्ति है तो मुसलमान हाल क्यों? थोड़ा मैं संशोधन कर लेता हूँ। जितनी भी संपत्ति है क्या आप समझ रहे हैं उसका सही इस्तेमाल हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं। जितनी भी उपलब्ध संपत्ति है, बिल्कुल नहीं जी। जितनी संपत्ति हमारे वक्फ के पास में है, पहली बात तो ये समझना होगा कि वक्फ की संपत्ति हमारे पास आती कहाँ से है।
वक्फ की संपत्ति जो वक्फ बोर्ड में आती है, वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की संपत्तियों की निगरानी करना, वो मालक नहीं होता जी। प्रबंधन कौन करता है फिर इसका? प्रबंधन जो होता है वक्फ जो संबंधित संस्थाएं होती है, मस्जिद मजार खानका जो होती है, ये वक्फ उनको की जाती है। वक्फ भी दो प्रकार का होता है, एक वक्फ अलाल औलाद होता है जो हम अपने परिवार की संपत्ति को वक्फ करते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लेकिन वो हमारे उन संपत्तियों के आय का बंटवारा हमारे परिवार के बीच में होता है, या वक्फ की जो मनसा जो होता है वक्फ करता के मनसा के हिसाब से होता है। दूसरा सार्वजनिक वक्फ होते हैं। सार्वजनिक वक्फ जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला वक्फ ये होता है जो आप हम जैसे लोग मस्जिदों के लिए अपने मकान जायदाद वगैरह वक्फ करते हैं, उसकी संपत्ति से जो भी आय होगी उसकी उस संबंधित संस्था उसको रखेगी, वो अपने खर्चे के लिए चलाएगी। दूसरा ये होता है कि शासन वक्फ शासन देता है ज़मीन, चूँकि मस्जिद मदरसा कब्रस्तान खानका ये वक्फ एक्ट के अंतर्गत वक्फ बोर्ड के अधीन काम करते हैं। जब उसके अधीन काम करते हैं, अगर कोई शासन कहीं पर कब्रस्तान के लिए ज़मीन देता है तो वो भी वक्फ में आ जाती है। तो ऐसी संपत्तियों को अगर हम मिलाते हैं तो हमारी संपत्ति बढ़ती दिखती है, लेकिन शासन भी हमको संपत्ति देता है, व्यक्तिगत भी जो संपत्ति वो भी हमारे को मिलती है। तो इसका उपयोग हो पा रहा है क्या? मतलब जो भी कर रहा है प्रबंधन कम्युनिटी से, आप जिसे भी प्रबंधन की जिम्मेदारी दे रहे हैं, उत्तरदायित्व दे रहे हैं, क्या वो कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहे हैं। मैं चेयरमैन रहा हूँ, मैंने देखा है 90% जगह पे मैंने इस बात को मैंने किया है। मैंने पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा किया है, मस्जिदों में गया है, मैंने देखा है। मुतवल्ली से जब भी मैंने उनसे कागजात मांगे कि आपके पास कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है, कितनी जायदाद, कहाँ पर क्या क्या सूची मांगी है, तो जवाब मिला है कि दो पहले वाले मुतवल्ली ने नहीं दिया। ये इस तरीके की स्थितियां हैं, इसमें कहीं कोई छुपाने वाली बात नहीं है। समाज का बड़ा नुकसान कर गए हैं लोगों ने, और हमारे यहाँ जो कुछ कुप्रथा भी हो रही है जिसके चलते हम पढ़े लिखे लोगों को आगे आने नहीं देते। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं संशोधन का। मैं ना समर्थन कर रहा हूँ आप जो ना विरोध कर रहा हूँ जी। जो एक सच्चाई, जो विसंगतियां आप बता रहे हैं, बिल्कुल तौकीर जी कह रहे हैं कि वही तो ठीक करने का काम किया जा रहा है। विसंगति अब ठीक होगी, प्रॉपर आपको लैंड रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उसे डिजिटलाइज करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, वही तो कह रहे हैं। सारी सब चीजें हो रही। डिजिटलाइजेशन जो का काम है वो वक्फ तरक्कियात एक स्कीम थी जिसके तहत डिजिटलाइजेशन का काम चल रहा था। ये सरकार में आने के बाद ये काम बंद करा दिया गया, उसके फंड रोक दिए गए। आप बता रहे थे आप घूमने जाते थे तो वो मुतवल्ली बोलता था कि नहीं वो तो पिछला वाला जाने। ये तो जो संबंधित जो मस्जिद के मुतवल्ली होते हैं, जो खानका के जो मुतवल्ली होते हैं, जो केयर टेकर जिनको मैनेजर भी कहा जा सकता है, ये लोग जो होते हैं, ये एक मुतवल्ली ने जब ये बनते हैं तो पहले मुतवल्ली से ये चार्ज नहीं लेते। सबसे बड़ी खामियां ये है कि मस्जिद के रिकॉर्ड हैंडओवर होने चाहिए, रिकॉर्ड हैंडओवर होना चाहिए। और मस्जिद के इसके जो कार्यालय हैं, मस्जिद के अगर कोई मस्जिद में संपत्ति है, चाहे वो करोड़ की हो, चाहे 10 करोड़ की हो, चाहे 100 करोड़ की है, कार्यालय मस्जिदों में होने चाहिए। इनके घरों में रहते हैं कार्यालय, और ये घरों से ही पेपर को गायब करते हैं। चलिए, आपने बड़ी ईमानदारी से बहुत सारी बातें बताई। तौकीर जी, सवाल नहीं करूंगा, बता दीजिए जो कह रहे हैं। सलाम रिजवी साहब। देखिए, बहुत सारी बातें इन्होंने तो बता दी जो इन्होंने देखा है। ये तो सिर्फ एक छत्तीसगढ़ राज्य का मामला। आप देश को समझिएगा कि देश में स्थिति क्या है। इसीलिए मैंने बताया कि इतने 1000 करोड़ का हम आवक कर सकते हैं। मोदी जी ने गलत नहीं सोचा था। आप एक बात बताइए, अपने समाज के लिए आप आवक करने का इंतजाम नहीं करते और वहां पर भ्रष्टाचार करके बैठे हैं, कब्जा करके बैठे हैं। पूरा भ्रष्टाचार ही तो है। अपने लोगों की जो अल्लाह के नाम से दी हुई दान हुई संपत्ति है उसमें कब्जा करके बैठे हैं, और जब किराया देने की बारी आती है तो आप बोलते हैं हमसे जो पुराने जमाने का किराया वो ले लीजिए, 100 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। तो कहां से विकास होगा बताइए? और अपने ही लोगों का पैसा आप खा के बैठे, और जब आपसे वसूलने की बात करते हैं लड़ने आ जाते हैं। तो ये नहीं चलेगा, ये दोगली नीति चलेगी, नहीं चलेगी। दूसरी बात, विरोध की जब बातें होती थी तो विरोध में देखिए ऐसा नहीं है। जब आप जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी थी तो सलाह सबसे ली गई थी। सलाम भाई की बात मैं विरोध करना चाहूंगा कि उनसे कोई सलाह नहीं ली गई। देखिए, अभी तक के इतिहास में आज ही अमित शाह जी ने इस बात को बयान देके खुलेआम सांसद ने बयान दिया, आपके पास रिकॉर्ड भी होगा, कि उन्होंने बोला कि अभी तक हमने सबसे ज्यादा बयान और सबसे ज्यादा हम लोगों ने सबकी सलाह ली है, इसके पहले कभी नहीं ली। रिजिजू जी ने भी ये बात बोली
ऐतिहासिक है कि अभी तक इतने बड़े बिल के लिए इतना ज्यादा तादाद में कभी भी हम लोगों ने सर्वे नहीं किया, ना इतना ज्यादा सलाह ली। और सलाह लेने के बाद अगर इनमें संशोधन किया, उसके बाद बोल रहा है विपक्ष कि हमसे सलाह लेने गई, हमारी मानी नहीं गई। तो किसकी सलाह पे काम हो रहा है भाई साहब? आप बताइए, जो स्ट्रक्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, मेरी बात को स्ट्रक्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में कमेटी की रिपोर्ट को 80% शामिल किया गया है जी। ये तोकीर जी पूछ रहे हैं, तो आप ही की बना समय के, तो आपने क्यों लागू नहीं मैं किया? जानना चाहता हूं कि हम लागू कर रहे हैं तो आप विरोध करने आ जाते हैं। हम कोई कार्य करने आते हैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के चेहरा या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम विरोध करने आते हैं। अरे भाई साहब, ट्रिपल तलाक भी तो हम लाए थे, विरोध करते रहे, क्या हुआ? आज तो उसका फायदा हो रहा है ना। आज ट्रिपल तलाक की जो तलाकशुदा बहनें थी, आज उनके साथ इंसाफ हुआ ना। आज बोलने लगी कि हाँ नहीं, आज वही तो वोट बैंक बन के आज हमारे पास आ रहा है, तो आपका वोट बैंक कर सकता है, तो आपको दर्द होने लगता है, क्योंकि हम काम करते हैं और काम करके बताते हैं। जी। एक बात बताइएगा सलीम राज जी, जैसा कि सलाम रिजवी साहब ने अपना अनुभव बताया, एक्सपीरियंस हमसे साझा किया कि ये जब वो जाते थे तो क्या विसंगतियाँ नियमितताएँ दिखती थी। अभी आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं, आप भी जाते होंगे, तो आप देखते हैं इस प्रकार की विसंगतियाँ या ऐसे कुछ केसेस की जो संपत्तियां हैं उनका मैं कहूँ दुरुपयोग हो रहा है, उचित प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, औने पौने पड़ी हुई हैं, ये अनुभव आप कर पाते हैं? जो पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी जो बोले बिल्कुल सही बोले हैं। मुतवल्ली जो हमारे यहाँ उनकी दादागिरी चल रही है और अधिकतर प्रॉपर्टियों में मुतवल्लियों का कब्जा है और वो अपने चाहतों को 25 रुपए 50 रुपए में किराए में दे देते हैं और वही थर्ड प्रॉपर्टी उसको 10,000 15,000 रुपए में दिया जाता है, जिससे समाज का नुकसान होता है। तो इसलिए सरकार ने जो प्रॉपर प्रबंधन होए, उसको सुचारू रूप से वक्फ बोर्ड का संचालन होए, इसके लिए वक्फ संशोधन भी ला रहा है। तो ये इसलिए सलाम रिजवी साहब ने अपनी दिल की बात तो बोल चुकी है, बाकी जो कांग्रेस की बात का वो बोल नहीं पा रहा है। उनके पेट में दिल में कहीं ना कहीं पीड़ा है कि वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग हो रहा है, बाकी पार्टी से बंधे हुए होने के कारण नहीं बोल पा रहा है। बाकी 11 महीने में जितना बढ़िया कार्य किया उन्होंने वो तारीफे काबिल है। बाकी कांग्रेस पचा नहीं पाई तो अच्छे आदमी को 11 महीने में हटा दी, जिनको 5 साल रहते तो आज वक्फ बोर्ड में छत्तीसगढ़ में सुधार दिखता। जी, बड़ा अच्छा लगा सर आप लोगों का, मतलब बिल्कुल क्या कहिए, बिल्कुल स्निग्ध प्यार देखकर कि बिल्कुल एक दूसरे के प्रति अच्छी बात है। पार्टियां बीच में नहीं आनी चाहिए, आप एक दूसरे के काम की प्रशंसा होनी चाहिए जो अच्छा काम करता है। चलते चलते अंतिम सवाल, बिल्कुल अंतिम सवाल, 10-10 सेकेंड, आप एक बात बता दीजिए सलाम जी, ये जो संशोधन आ रहा है उसके 2-3 पॉइंट्स बता दीजिए कि उसका विरोध कर रहे हैं आप। अगर ये नहीं होता तो कोई समस्या नहीं। मैं संशोधन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, और जो चीज़ें मुझको इसमें कोई संशोधन में ऐसी कोई नई चीज़ें रखे दिखती तो मैं उसका स्वागत भी करता हूँ, क्योंकि वक्फ बोर्ड समाज हित में काम करता है तो उसका स्वागत, अच्छी चीज़ें आए तो उसका स्वागत भी होना चाहिए। मेरे उसको तकलीफ है कि मैं उसका स्वागत नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि संशोधन में कोई नई चीज़, कोई अच्छी चीज़ दिख नहीं रही है। महिलाओं की बात आ रही है कि इसमें महिलाएं सदस्य रहेगी, तो आप देख लीजिए धारा 14 को आप पढ़ लीजिए, उसमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है कि कम से कम 2 महिला सदस्य वक्फ बोर्ड में रहेगी। रहती थी क्या? हाँ, रहती, जहाँ पर मुतवल्ली प्रथा लागू है जी, वहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि मुतवल्ली तो मस्जिद में जेंट्स हुआ करते हैं जी। तो जहाँ मुतवल्ली प्रथा लागू है वहाँ पर ये नहीं रहेगी, और जहाँ पर मुतवल्ली प्रथा लागू नहीं है वहाँ 2 महिला सदस्य रहेगी, ये पहले से प्रावधान है। दूसरा एक आया है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी रहेंगे। देखिए यहाँ पर विचार हमारे अपने अपने अलग है, मेरी पार्टी के, मेरे नेताओं के अपने अलग विचार हो सकते हैं कि भाई जब धार्मिक संस्था है, मुस्लिम संस्था है, तो वहाँ पर गैर मुस्लिम क्यों रहेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना, जब हम छोड़ नहीं तो डरे क्यों। और आज जब वक्फ बोर्ड को बदनाम किया गया, मुसलमानों को बदनाम किया गया है, तो आप 2 की जगह 4 गैर मुस्लिम सदस्य रखिए वक्फ बोर्ड में, वो बताएंगे आपको कि वक्फ बोर्ड ऐसा काम करता है, ट्रांसपेरेंसी से काम करता है। आप जो बोलते हैं जहाँ हाथ रख दो मस्जिद के, इन्हीं के नेताओं को मुंह की खानी पड़ेगी कि ये जो हमारे को बदनाम करते हैं कि जहाँ पर हाथ रखते हैं, जिस जमीन को बता देते हैं वक्फ की, वो वक्फ की हो जाती है। इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा अगर जब इनके सदस्य वक्फ बोर्ड में रहेंगे। जी, तौकीर रजा जी, मैं तो देख रहा था एनडीए अलायंस और बाकी विपक्ष जिस बात का सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा था, गैर मुस्लिम व्यक्ति को उस बोर्ड में रखना, सलाम रिजवी साहब ने तो एक झटके में कह दिया, पार्टी जो भी समझे लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूं।
तो मुझे लगता है कि जब वो समर्थन कर रहे हैं तो और लोगों को भी समझना चाहिए या आप लोगों को समझाना चाहिए। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने समर्थन कर दिया और अच्छे ढंग से किया कि चोर नहीं है तो डरने की जरूरत क्या है। बिल्कुल आप सदस्य जो है बना सकते हैं, लेकिन मैं इससे आगे बढ़कर दो बात और बोलना चाहूंगा। एक बात बताइए कि आप जो हमारे साथ संविधान जो वक्फ बोर्ड है उसमें जितने बॉडी में रहते हैं, चाहे सीओ हो, उनके अधिकारी हो, उनके नीचे अधिकारी हो, ट्रिब्यूनल कोर्ट हो, इसमें तो गैर मुस्लिम लोग भी रहते हैं। 90% गैर मुस्लिम लोग रहते हैं। इवन जो एसडीएम या कलेक्टर तहसीलदार से काम सर्वे कमिश्नर के रूप में कराया जाता है वो भी गैर मुस्लिम रहता है। सीओ भी गैर मुस्लिम कई बार आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो रहते हो कार्य कर सकते हैं तो इसमें अगर सर्विस बनते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे बल्कि ट्रांसपेरेंसी जो है बिल्कुल साफ रहेगी कि ट्रांसपेरेंसी की तरीके से जो हमारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की तरफ काम कर रहे हैं वो साफ दिखेगा। और अगर वो सर्विस बनते हैं तो हमको भी समझ में आएगा, उनको भी समझ में आएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर काम हो रहा है। और आने वाले समय में जो एक इतिहास जो विकास की गाथा के लिए लिखा जा रहा है माननीय मोदी जी द्वारा, वो दिखा जाएगा। वो एक गाथा जो गढ़ी जा रही है विकास की, वो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं तो ये भी बोलता हूं कि अभी आने वाले समय में जिस प्रकार से संशोधन हुआ है, अगर इसी प्रकार से संशोधन होने के बाद कार्य जब हमारे जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ऐसा काम कर ले तो मैं तो बोलता हूं तो अपने आप में समाज के लिए बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। हॉस्पिटल बना दे, यूनिटी बना दीजिए। अभी मेरे को जैसी जानकारी है कि बिलासपुर संभाग में 100 एकड़ से ज्यादा संपत्ति है। और सबसे बड़ी बात ये प्रथम पहल है कि इन्होंने डिजिटल करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया है हमारे डॉक्टर साहब ने। तो ये अपने आप में उपलब्धि ये इसको मानना पड़ेगा। और उसके बाद भी एक चीज और थी कि ऑडिट भी कराया जाता था। ऑडिट भी अब हर साल प्रतिवर्ष कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये ऐसी कई सारी चीजें हैं कि उसमें प्रावधान है और बारीकियां भी निकल के आएंगी जब ये बिल पूरा सामने आएगा। तो ये जो 14 बिंदु है उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें अभी आने वाले समय के लिए बहुत सारी चीजें लिख दी गई है। तो मैंने कहा ना कि विकास की गाथा लिख दी गई है। और मेरे को लगता है कि डॉक्टर सलीम राज जी आज चेयरमैन है। मैं तो यही चाहूंगा कि एक कोई अच्छी जब बड़े संस्था अतिक्रमणकारी खाली होंगे वहां एक शैक्षिक संस्था बड़ी डाली जाए और कुछ जगह जो है हॉस्पिटल को लिए बनाया जाए। और ऐसे उसकी जो आय से जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए पहल की जाए। सलाम जी कुछ कहना चाह रहे थे? मोदी जी का स्वप्न है। जैसे तौकीर भाई ने कहा और डॉक्टर सलीम राज जी भी मंशा रखते हैं कि कुछ अच्छा करने की। जी, तो मैं दोनों महोदय से मैं समर्थन चाहूँगा और सहयोग चाहूँगा कि मैंने अपने कार्यकाल में उस मैदान में एक स्कूल है डबरी मैदान में, जिसमें आप दोनों ने भी खेला है, पढ़ा भी है। वहाँ पर वक्फ बोर्ड की तरफ से एक स्कूल हमने खोला था। चूँकि निगरानी चंदे जो 7% निगरानी चंदा, आप ये भी बताना ज़रूरी है कि वक्फ की संपत्तियों की निगरानी के लिए वक्फ बोर्ड 7% चंदा उन धार्मिक संस्थानों से लेता है जिनकी संपत्ति हुआ करती है 1 लाख रुपए से ऊपर आय जिनकी होती है, 7% चंदा वक्फ बोर्ड लेता है। तो उस पैसे का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों के लिए, जैसे स्कूल, कॉलेजेस हैं, विवाहों के लिए, इसके लिए होता है। लेकिन मैंने देखा है कि उसका इस्तेमाल दूसरे फंडों में कर दिया जाता है, लेकिन जो जिस कामों के लिए किया जाना उसमें नहीं किया जाता है। मेरा छोटे से कार्यकाल में मैंने एक स्कूल को चालू किया था ताकि वहाँ पर समाज के अलावा दूसरे समाज के भी पढ़ाई तो सबके लिए ज़रूरी है। चूँकि मुस्लिम समाज थोड़ा सा पढ़ाई में पीछे है, इसलिए हमने वहाँ उस बस्ती में जहाँ मुस्लिम आबादी वहाँ पर ये स्कूल खोला था कि इस स्कूल को चलाएं। उसमें मैंने अपने कार्यकाल में बोर्ड की बैठक में भी पास किया था कि इस स्कूल का संचालन जो वक्फ बोर्ड करेगा। मेरा दोनों महानुभाव से और डॉक्टर सलीम राज जी चूँकि वो तो अभी चेयरमैन है, तो मेरा इनसे निवेदन है कि उस स्कूल को संचालन की जिम्मेदारी वो स्वयं उठा लें, वक्फ बोर्ड उस स्कूल का संचालन करे ताकि समाज के बच्चे लोग उस स्कूल में पढ़ें, शिक्षा प्राप्त करें और वो वक्फ निगरानी का जो चंदा आता है उसका सही यूटिलाइजेशन हो। मैं इन महानुभावों से मैं निवेदन कर। ठीक है डॉक्टर सलीम राज जी, जवाब दीजिएगा जो कह रहे हैं सलाम रिजवी जी, वो आश्वासन चाह रहे हैं, आप कहिएगा उसके बारे में। एक बात बताइएगा, ये संशोधन आता है, संशोधन लागू होता है, अध्यक्ष हैं आप, अभी भी देख रहे हैं, क्या बदलाव होगा व्यवस्था में, क्या बदलाव होगा? क्योंकि वो भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में, तो आप चेयरमैन हैं जी। हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी तौकीर जी बोले हैं कि आगामी में वक्फ बोर्ड का कैसा हॉस्पिटल संचालित होए, पूर्व अध्यक्ष जी बोले स्कूल का कैसा
संचालन होए, जी उसकी पूरी व्यवस्था देखी जा रही है। धमतरी में भी हॉस्पिटल हमारा चालू हो रहा है, जी बिलासपुर में एक प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, जी एक रायपुर में लड़कियों का हॉस्टल, कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल चालू किया जा रहा है। ऐसे अनेक योजना धीरे धीरे चालू हो रही है। नया वक्फ बिल आने से वक्फ बिल पावरफुल हो जाएगा, कलेक्टर की देख रेख में हमारा कार्य प्रगति पर होगा, जी और वक्फ बोर्ड एक प्रॉपर्टी की एक संस्था है, कोई धार्मिक संस्था नहीं है। इसलिए सनातन धर्म के आने वाले को भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, जी और पारदर्शिता है। और सलाम रिजवी जी और तौकीर राजी ने स्वीकार भी किया है कि अच्छा है, पारदर्शिता के लिए सनातन धर्म को लाइए आप, ठीक किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जी ठीक है। तो मैं समझता हूँ काफ़ी सार्थक चर्चा हुई तौकीर जी, सलाम जी, काफ़ी सार्थक चर्चा हुई आप सभी के साथ। आप सभी ने खुले मन से जो बातें थी स्वीकार किया, जो भी ऐसी आपने अव्यवस्थाओं को आपने अनुभव किया उसे आपने साझा किया, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दलगत राजनीति के। ये होता है चर्चा की सार्थकता का महत्व, और चर्चा की सार्थकता का वो एक्मे जिसे कहते हैं सर, द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा लगा ये आज की चर्चा में, आप सभी आज चर्चा में शामिल हुए। तौकीर राजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, सलाम रिजवी जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ डॉक्टर सलीम राज आप भी जुड़े, आपने विस्तार से बताया, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जब वक्फ संशोधन 2024 आता है, ये बिल आता है, आ गया है, चर्चा हो रही है, टेबल कर दिया गया है, जो सदस्य हैं अपनी राय रख रहे हैं, तो उसके बाद क्या स्थितियां बनती है। हालांकि विरोध समर्थन के बीच जब इस बिल पर वोटिंग होती है उसके बाद हम देखेंगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस बीच जो भी इस लेकर जो भी संशय की स्थिति है, ये जिम्मेदारी होगी सरकार की, सरकारों की, कि वो संशय का जो वातावरण है उसे दूर करें, जो वास्तव में संशय की बात है। मैं राजनीति से प्रेरित संशय की बात नहीं कर रहा हूँ। समाज के लोगों में अगर कोई संशय है तो उसे दूर करना समाज का ही एक तरीके से सरकार का ही दायित्व होता है। लेकिन अब देखना है, बिल आ गया है, आगे क्या होता है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।